कल हमने क्यू को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे स्टैक के। आज हम क्यू का ही और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट दिस टर्म मीन्स। एक बार कल हमने क्या डिस्कस किया वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव डिफाइन कि व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। हमने क्या बोला था कि क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है दिस इज समथिंग अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्शन भी और डिलीशन। एक एंड पे इंसर्शन और एक एंड पे डिलीशन, जिसको हमने बोला था इट फॉलोज दिस क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी, और यू कैन से फर्स्ट कम, FCSS भी बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले सर्व होगा। तो इसको हम फीफो डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में किसी वैल्यू को इंसर्ट करने को हम बोलते हैं NQ, और जब हम ऑपरेशन किसी डेटा को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं DQ, या डैक भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि कई जगह स्पेलिंग लिखी होगी DEQUE, ये नहीं लिखा होगा। ठीक, जैसे ये एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया था, जैसे आप कहीं भी शॉपिंग करने किसी भी उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी है, तो दैट इज़ अ क्वाइट कॉमन एग्जांपल ऑफ क्यू। तो हमने क्या बोला था कि NQ का मतलब किसी आइटम को ऐड करना, DEQ मतलब रिमूव करना। अब एक एंड से हम रिमूव कर रहे हैं, एक एंड से डिलीट कर रहे हैं, सॉरी इंसर्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यू एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या लीफो पॉलिसी को फॉलो करता है, मतलब सॉरी फीफो को। फीफो की जगह या कहीं पे ऐसे भी लिखा हो सकता है लास्ट इन और लास्ट आउट। इसको अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये क्या है, बट क्यू को हम सिंपली कह रहे हैं इट इज़ अ फीफो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि फीफो पॉलिसी को वो कर रहा है फॉलो। हमने इसके एग्जांपल देखे थे, किसी भी प्रोसेसर में जितनी भी शेड्यूलिंग्स होती हैं उसमें हमारा क्यू का यूज़ होता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जैसे कॉमन एग्जांपल हो गया प्रिंटर, ठीक है, या आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ क्लियर नहीं है, ओके लेट मी जस्ट चेंज माई नेटवर्क। हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अब क्लियर है क्या? ओके नाउ क्लियर है मैम। ओके लेट्स कंटिन्यू कि अगर हमको किसी भी नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को डिलीवर करना है तो वहाँ भी हमारा क्यू ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, या क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। उसका जो तरीका होगा वो क्यू की फॉर्म में होगा। इसका हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा था कि ये अगर एक क्यू है तो क्यू में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास क्या है, इसको हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्यू को हम मोस्टली इम्प्लीमेंट करते हैं या तो एरे की हेल्प से या तो लिंक लिस्ट की हेल्प से। लिंक लिस्ट को कभी कभी कॉमनली लिस्ट भी लिखा होता है शॉर्टकट में। अब दो एंड हैं, जैसे सपोज ये गाड़ी वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये सबसे पहले आया तो ये सबसे पहले सर्व होगा, यानी इसको कह सकते हैं ये सबसे पहले ये गाड़ी पास होगी यहाँ से। इस सपोज ये ब्रिज है कोई, तो ये सबसे पहले ये पास होगी, तो इसको बोलते हैं हम कौन सा एंड, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो रेयर एंड पे हम ऐड करते हैं। यहाँ से हम हटा रहे हैं ना, क्योंकि ये गाड़ी हट रही है। ये कौन सा एंड है, इस एंड को बोलते हैं फ्रंट एंड। ये एंड हमारा हो गया फ्रंट एंड। अगर मैं इसको लिखूं तो इट विल बी योर फ्रंट एंड। और जिस एंड से ये वाला एंड, ये यहाँ अगर कोई नई गाड़ी आएगी तो इसके बाद इंसर्ट होगी, तो इसको हम बोलते हैं रियर एंड। यानी क्यू एक फीफो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फ्रंट एंड से डिलीट करते हैं, यानी फ्रंट एंड से DQ का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और रेयर एंड से NQ का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यही हमने सिंपली लिखा है इस स्लाइड में कि क्यू एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, जहां हमारे क्यू को अगर मुझे नए आइटम को ऐड करना है तो हम रियर एंड पे ऐड करते हैं, या अगर मुझे रिमूव करना है तो फ्रंट एंड से रिमूव करते हैं। ओके,
नेक्स्ट थिंग ये हमने सिंपल से कुछ फंक्शंस देखे थे कि क्यू में क्या क्या से फंक्शन हमारे यूज़ होते हैं। उसमें क्या था, एन क्यू मतलब इंसर्ट करना, डेक मतलब डिलीट करना, क्रिएट अगर किसी की क्यू को बनाना है, इज एम्प्टी चेक करना कि कंडीशन अंडर फ्लो की तो नहीं है, और साइज़ मतलब चेक करना कि साइज़ क्या है किसी पर्टिकुलर उसका। उसके बाद हमने जो बहुत कॉमन एग्जांपल देखा था वो देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ क्यूज़ क्या क्या है, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल था कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, आपकी रियल लाइफ में कहीं भी आप किसी भी जगह वेटिंग में खड़े हैं तो वो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर वहाँ यूज़ हो रहा है, जहाँ हम शेयर्ड रिसोर्सेज जो एक के बाद मतलब एक रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस या ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमारा क्यू यूज़ होता है। ठीक, मल्टी प्रोग्रामिंग में भी हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। और एक हमने इसके इनडायरेक्ट एप्लीकेशन देखे थे जो प्रोग्रामिंग के पर्पज से ठीक थे कि क्या, एक तो ये कंपोनेंट है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, दूसरा जब हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखते हैं तो वहाँ हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ये सब वही है, नथिंग मोर देन दिस। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ से हम आज शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन आ रहा है कि अभी हमने रफली कहा कि मोटा मोटा कि क्यू को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं या तो हम इसको करते हैं लिंक लिस्ट से। ठीक, अब यूजिंग एन एरे, एरे में क्या होता है, थोड़ा सा टफ है। एक्चुअली क्या है, एरे जब हमारे पास, हम एरे आपने देखा होगा कि एरे हमारी क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा सेट। मतलब हमारे पास सपोज मैंने लिख दिया ये आपका बीपीएससी का ही ग्रुप है, तो मैंने सपोज लिखा बीपीएससी और इसमें सपोज लोग हैं 50, तो ये एक एरे हो गई किस साइज़ की, बीपीएससी एक एरे हो गई 50 साइज़ की। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि जब हम एरे इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर मैंने यहाँ 50, ये 50 कुछ नहीं है, ये इसका साइज़ है, तो अगर मैंने यहाँ 50 लिख दिया तो अगर हमारे पास 51th एंट्री होती है, यानी अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं और अगर एक और स्टूडेंट ऐड हो जाता है तो मैं यहाँ नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ ही 50 है। ये इसका एक कॉमन एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज़ आप कोई भी कोर्स करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में सीट्स पहले से ही डिफ़ाइन होती हैं ना, कि सपोज़ कोई आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें आपके पास 100 सीट हैं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो वो जो एम्प्लॉयर होगा वो सिर्फ 100 ही स्टूडेंट को फिल करेगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि 101 वो ले ले, नहीं, 100 सीट थी तो हाँ, वैसे आपके लिखा होता है नोटिफिकेशन में कि सीट चेंज हो सकती है, पर अगर उन्होंने 100 लिखा है तो 100 ही हमारी फिल होती हैं। ठीक, तो यही हमारा ड्रॉबैक है अपने आप में एरे के हेल्प से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्यू का साइज़ बना दिया 100 का, तो 100 के बाद अगर 101th एलिमेंट है तो वो एरे वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, हम उसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक कि हम जो एरे है वो बेस्ट चॉइस नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक, अब एक्चुअल में क्या होता है, क्यू को स्टैक को भी हम दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, एरे की हेल्प से भी और क्यू की हेल्प लिंक लिस्ट की हेल्प से भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, स्टैक में आपको पता है कि हमारे पास एक ही पोजीशन थी, वो थी टॉप। इसी पोजीशन पे मेरा एलिमेंट इंसर्ट भी हो रहा था, डिलीट भी हो रहा था। तो जब इंसर्शन और डिलीशन एक ही पॉइंट पे हो रहा है तो इतनी, कल हमने देखा था कि इसके इंसर्शन की और डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 मतलब एक ही बार में ये इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक एरे की हेल्प से क्यू को इम्प्लीमेंट कर रखा है तो इस एंड से सपोज इंसर्ट होना है और इस एंड से डिलीट होना है। अगर दोनों एंड से अलग अलग एंट्रीज होनी है तो जब ये डिलीट हो रहा है तो मुझे यहाँ से भी चेंज करना है, और इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ से नई वैल्यू आ रही है तो यहाँ से भी चेंज करना है। तो ये चेंजेस एरे जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें करना टफ हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम क्या करते हैं, मतलब बहुत बेस्ट चॉइस है नहीं एरे की हेल्प से इसको यूज़ करना। ठीक, अब ये सिंपल सा एक प्रोसेस है कि एरे की हेल्प से जब हम लिंक लिस्ट को क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, देखो ये डेटा ज़ीरो का मतलब है जैसे मुझे
एक न्यू स्लाइड लेके उसमें डिस्कस कर लेते हैं या यहीं डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक, हमने कहा ये एक एरे है, ठीक, इसमें कुछ सेल्स हैं, अलग अलग जगह हैं ये कह लीजिए, ठीक। अगर मुझे डेटा को शिफ्ट करना है, ठीक, मतलब पहले यहाँ पे ये वैल्यू आई, ये पहले 1 आया, फिर 2, फिर तीसरी कार आई, अब सपोज फोर्थ कार आ गई, 4 नंबर का, इसको मुझे इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरे में इनको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे, मुझे 1 को यहाँ डालना पड़ेगा, 2 को अगली जगह में डालना पड़ेगा, 3 को अगली जगह में और 4 को अगली जगह में। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, देखो, अगर मैं पहले 3 को इधर भगा दूँ तो ये क्या करेगा, जो 3 होगा वो 2 को ओवरलैप करेगा और 2 वाली डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 को शिफ्ट कर दूं तो 2 1 के ऊपर ओवरराइट करेगा और ये 1 हमारी वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए जो हम शिफ्ट करते हैं वो राइट से करते हैं, मीन्स पहले 1 को यहाँ शिफ्ट करो, फिर हमारी ये जगह खाली हो जाएगी। जैसे ही ये स्पेस वैकेंट हुआ, हमने 2 को यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर हमने 3 को यहाँ इंसर्ट किया। जैसे ये जगह खाली हुई, फिर ये वैकेंट हो गया और उसकी जगह हमने नई वैल्यू ऐड कर दी। अब अगर मुझे इसी लिस्ट में से डेक परफॉर्म करना है, डेक मतलब डिलीट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिलीट कहाँ पे करूँगी, मुझे ये वाला वैल्यू डिलीट होगी ना, क्योंकि सबसे पहले यही आई थी। तो सबसे पहले ये डिलीट आने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, इस पोजीशन से ये डिलीट कर देना, सिंपल। लेकिन अगर मुझे एनक्यू करना है यानी इंसर्ट करना है, तो मुझे ये सारे एलिमेंट इधर को शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक। दूसरा क्या है, ये तब है जब हमने साइज के हिसाब से ले रखा है। दूसरा तब है जब हमारे पास फ्रंट और रेयर एंड होते हैं, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, एनक्यू अगर मुझे करना है, ठीक है, इस एरे में, तो मुझे क्या करना है, डिक्यू करना है। किससे, 2 वेरिएबल ले लो, ये वेरिएबल हमारा जो लास्ट में होगा इसको कह दो फ्रंट, ठीक, और ये हमारा हो गया कौन सा, रियर एंड। तो रियर को शिफ्ट कर दो यहाँ, और यहाँ हमारा वैल्यू ऐड हो जाएगी और डिलीट होगा यहाँ से। ये कोई बहुत ज़्यादा एल्गो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं कि किस एंड से डिलीट होगा, एरे अच्छी चॉइस है या लिंक लिस्ट अच्छी चॉइस है, ठीक। दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब देखो, जब हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी इसको, क्योंकि ये एल्गोरिथमिक पोर्शन है जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि एक लिंक लिस्ट का मतलब होता है एक ट्रेन, ऐसे समझ लीजिए ये ट्रेन है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये जो नोड है ये 2 पार्ट में जुड़ा होता है। अगर इसको देखूं तो ये हर बॉक्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इस पार्ट में हमारी होती है वैल्यू, ये जो पहला पार्ट है इसमें हमारी होती है वैल्यू जो मैंने स्टोर करनी है, और इस पार्ट में हमारा होता है इसका पता, जो अगला वाला नोड है या अगला वाला जो आपके पास कह लीजिए ट्रेन का कंपार्टमेंट है उसका एड्रेस इसके पास होगा, ठीक। तो अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, फ्रंट को बढ़ा दो 1 से और सीधे सीधे इसको लिंक करके यहाँ इंसर्ट कर दो। ये इजी अप्रोच है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है क्या, अगर आपने देखा होगा तो लिंक लिस्ट में एक प्रॉब्लम आती है कि हम इसमें हम क्या नहीं कर सकते, इसमें हम बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते। देखो, एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया एरे, ठीक, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर हो गया क्या, एक हो गया एरे और एक हो गया लिंक लिस्ट। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम मिडिल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक। वहीं एरे में क्या होता है, साइज फिक्स हो जाता है। तो साइज फिक्स हो जाता है, तो जब साइज फिक्स्ड हुआ तो हम साइज नहीं चेंज कर पा रहे हैं, मतलब इस लिंक लिस्ट में तो क्या है, ये डायनामिक है। अगर हमने शुरू में जब डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखा था तो हमने देखा था कि एरे जो है वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, और जो हमारा लिंक लिस्ट है ये डायनामिक है। यानी जो एरे है उसमें क्या होता है, एक बार साइज फिक्स हो गया तो चेंज नहीं कर सकते, तो वो अपने आप में एक ड्रॉबैक हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये डायनामिक है, मतलब हम अपना साइज बढ़ा और घटा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ इस केस में हमारे पास
कुछ लिंक लिस्ट की भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरे की भी। एरे का यही है कि साइज नहीं चेंज कर सकते, और लिंक लिस्ट का ये है कि इसमें हम वैल्यूज़ कितनी फिक्स कर रहे हैं, सॉरी वैल्यूज़ कर तो लेंगे लेकिन मिड को नहीं एक्सेस कर सकते। दैट वाज ऑल अबाउट कि कैसे लिंक लिस्ट और एरे की हेल्प से एक सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्यू का। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो क्या है कि जो हमारी, एक बार इन ऑपरेशंस को दोबारा देख लेते हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं क्यू में वो कौन कौन से हैं। पहला है एन क्यू। तो एन क्यू का मतलब हमने क्या देखा था कि जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं क्यू में तो वो क्या हो गया, एन क्यू ऑपरेशन हो गया। ठीक, दूसरा हमारे पास है डी क्यू। डी क्यू मतलब डिलीट करना किसी आइटम को। ठीक, तीसरा हमारा है क्रिएट। तो क्रिएट फंक्शन ऑब्वियस ही बात है हम किस चीज़ के लिए करेंगे, नई क्यू को बनाने के लिए। इज एम्प्टी चेक करने के लिए कि स्टैक क्यू खाली है या उसमें कोई वैल्यू है। साइज का मतलब हुआ कि कितने एलिमेंट उस पर्टिकुलर क्यू में हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा हमने लिखा है कि द साइज ऑफ द क्यू। हाँ देखो, किसी क्यू का एक फिक्स साइज तो होगा नहीं, पहले से तो पता नहीं होता कि क्यू कितने साइज की होगी। मतलब सपोज अगर आप क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, क्लास 60 स्टूडेंट की है, पता तो नहीं होता ना कि आज कितने स्टूडेंट आएंगे, पहले से तो नहीं पता होता है, इसलिए साइज़ हम फिक्स ही नहीं कर सकते, साइज़ वेरी कर रहा है, जो हमने अभी पहले भी बोला था कि इसलिए हम एरे की हेल्प से इसको, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक तो ये हो गया कि हमने कहा दो चीज़ें हो गई कि मेरे पास ये एक क्यू है, ठीक, मैंने कहा इसका साइज़ है 50। अगर 51th वैल्यू आ गई, दो स्टूडेंट और आ गए, 2 स्टूडेंट, तो हम इसमें इंसर्ट उसको नहीं कर पाएंगे। एक सिचुएशन ये हो गई, ये भी एरे के साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने 50 कर दिया। दूसरा होता है, हो सकता है कि मैंने मान के चली कि 100, सपोज कोई वर्कशॉप है या कोई कॉन्फ्रेंस है, हम मान के चले कि 100 स्टूडेंट आएंगे, लेकिन 100 की जगह सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट आए, ये जो 80 की जगह है ये वैकेंट हो गई। तो मेमोरी का मिसयूज़ हो गया ना, मेमोरी तो हमने एक्यूपाई कर दी थी लेकिन वो मेमोरी यूज़ नहीं हो रही है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गई एरे इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अब कभी कभी एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एक टर्म पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सर्कुलर क्यू। देखो, ये सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि सपोज ये हमारी एक क्यू है, ठीक, ये हमारी एक क्यू है और यहाँ हमारे पास वैल्यू आई ऐसे 1 2 3 4 और 5। ये सपोज एक फील्ड क्यू है, एक क्यू है उसमें 5 एलिमेंट है। सबसे पहले ये फर्स्ट आया है तो डिलीट होना है इसको, इसलिए मैंने कहा ये फ्रंट एंड है और ये हमारा रेयर एंड है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैंने 3 वैल्यूज़ डिलीट कर दी, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा और ये 3 स्पेस क्या हो जाएंगे, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक, अब मैंने कहा अगर सपोज एक नया एलिमेंट जो 6 है वो क्यू में इंसर्ट होना चाह रहा है, उसको हमको एन क्यू करना है, इस क्यू को 6 को हमको एन क्यू करना है इस लिस्ट में, तो उसको कैसे करेंगे। मेरे पास जगह तो 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस तो आपके पास खाली हैं, 3 प्लेसेस खाली हैं, लेकिन मैं इसको शिफ्ट तो कर ही नहीं सकती अपनी मर्जी से, ऐसे कैसे शिफ्ट कर दूँ। तो ये क्या है, ये एक चैलेंज आता है बहुत बड़ा किस चीज़ में, जब हम प्लेन क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास स्पेस है, अगर उसको लिखें तो हमारे पास स्पेस तो है, पर मुझे इंसर्ट तो यहाँ पे करना है इस पोजीशन पे, ये तो फिल है, यहाँ पे 1 था, ये सपोज सारे फील्ड ब्लैंक हैं। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं जो कि है सर्कुलर क्यू। हम क्या करते हैं, इन बॉक्सेस को आपस में जोड़ लेते हैं, मतलब ये है जैसे ये रहा, ठीक, हम इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक, कैसे कि आपके पास ये वैल्यू आ गई 1 और 2, यही वाला कॉन्सेप्ट, ये 3 खाली थे,
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद मुझे अगर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो मैं उसको इस पोजीशन पे ऐड कर सकती हूँ। मतलब कुल मिला के ऑप्शन क्या है कि मुझे ये जो स्पेस है ना फ्री, इसको यूज़ करना है। हमने इसको ऐसे अगर देखा जाए तो हमने इसको इस ड्राइंग से बना लिया कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 है। माना मुझे सबसे पहले 7 को डिलीट करना है, ठीक, तो एक स्पेस खाली हो गया, तो नया जो एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि ये खाली है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि लेकिन डिलीट तो ये होना है ना, ठीक, ये खाली हुआ, नया कोई एलिमेंट हुआ तो ये आ जाएगा लास्ट में। तो 0 के बाद 7, 7 के बाद 6। या फिर मैं अगर इसको एक ब्लैंक स्लाइड में बना के देखूं तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कि ये क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि सपोज ये है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी लिस्ट थी। अब अगर मैंने 2 डेक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, यानी 2 एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो हमारी क्यू हो जाएगी कैसे, 1 2 3, और ये 4 और 5 तो डिलीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले डिलीट होगा कौन सा, सबसे पहले हमारा डिलीट होगा 4, क्या कहेंगे इसको, सबसे पहले डिलीट होगा 5, क्योंकि 5 सबसे पहले गया था हमारा। ठीक, एक क्वेरी है शायद, लेट मी चेक इट फर्स्ट। हाँ ठीक है, ये सही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसी पे हम आ रहे हैं, इसी को हम एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं गौरव। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से इसको सही से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमने क्या कहा कि मेरे पास क्यू थी ये वाली 1 2 3 4 5। अभी देखो इस वाली में यहाँ पे ये हो गया फ्रंट एंड, ठीक है, ये हो गया रेयर एंड, मतलब सबसे पहले आया था 5 और सबसे लास्ट में आया है 1। यानी अगर कोई नई वैल्यू आती है, सपोज कोई वैल्यू आती है 8, तो वो यहाँ पे इंसर्ट होगी। अगर मुझे डिलीट करना है तो ये इंसर्ट होगा। अब देखो मेरा 5 इंसर्ट डिलीट हुआ, तो रेयर तो मेरा यही रह गया, रेयर के लिए मैं आर ही लिख रही हूँ, लेकिन फ्रंट हो गया कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि फ्रंट ये वाला डिलीट होना है। इसके बाद अगर मैं एक और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूं, ठीक, या डेक ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 तो आपका चला गया, ये 2 फील्ड ब्लैंक हो गए, ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा रेयर। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब देखो अगर मुझे नई वैल्यू ऐड करनी है तो ये तो सीधे सीधे कह देगा कि हमारी वैल्यू ऐड हो ही नहीं सकती। क्यों, ये कह रहा है जगह ही नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक फॉर्म में कि ये हमारा सर्कुलर है, या ऐसे ना भी समझो तो इसको जोड़ दिया यहाँ से। ठीक, जैसे अब अगर मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है 8, तो वो 8 ऐड होगा ऐसे, 8 ऐड होने के बाद 8 ऐड होने के बाद हमारी जो क्यू होगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा, या पेन दूसरा चेंज कर लेती हूँ, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, अगर मैंने 8 एन क्यू किया तो हमारे पास ये हो गया 1 2 3, ये फील्ड हमारा ब्लैंक हुआ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 8। हमारा ये फील्ड क्या है, ये ब्लैंक है, ये हमारा फ्रंट है, ये हो गया रेयर। क्यों, क्योंकि 8 के बाद वैल्यू ऐड होनी है। अब अगर मैंने 3 को डिलीट किया तो सीधे सीधे हमारा ये हो गया 1 2, ये हो गया हमारा फ्रंट, और ये 2 फील्ड ब्लैंक है, और ये हो गया हमारा 8, ये हमारा है रेयर। तो इससे क्या हो रहा है, ये स्पेस का यूज़ हो जा रहा है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है। इसीलिए इसको और सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए हम इसको एक सर्कुलर वे में लगा देते हैं कि ये सपोज सबसे पहले 0 डिलीट हुआ। अगर मैं इसी में कहूँ, अगर 0 पहले आ रहा है तो 0 पहले डिलीट होगा। जैसे ही 0 डिलीट हुआ तो ये फील्ड खाली हो गया, ये स्पेस खाली हो गया, तो हम इस स्पेस में नई वैल्यू डाल देंगे, ख़त्म। फ्रंट तो मेरा यही है, ठीक है, फ्रंट तो हमारा 1 वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि पहले फ्रंट ये था, जब हमने 0 को डिलीट कर दिया तो फ्रंट हमारा ये हो गया, और पहले रेयर 7 था, जब एक और वैल्यू ऐड करी तो ये यहाँ पे रेयर वाला ये हो गया। तो एक्चुअल में क्या है, जो हमारे चैलेंजेस आ रहे थे कि जो स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, इसके लिए हमने क्या किया, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचता है
ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम इज कि प्रायोरिटी क्यू। अब अभी तक हमने देखा कि जब हम किसी भी क्यू को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने देखी एक सिंपल क्यू, उसमें देखे कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। फिर हमने देखी सर्कुलर हमने क्यों कही कि जब हम एरे से क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो कुछ जगह खाली हो रही थी लेकिन हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से कि हमारा रेयर तो फुल हो रखा था, वो अपनी जगह में फुल है, लेकिन लास्ट में डिलीट होने से कोई जगह खाली हो जा रही थी। इस वजह से हम क्या कर रहे थे, उस वैल्यू को बैलेंस आउट करने के लिए हमने क्या किया, उसको सर्कुलर बना दिया, मतलब उसको जोड़ दिया कि बाद वाला स्पेस भी हमारा यूटिलाइज हो जाए। इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रायोरिटी क्यू का। प्रायोरिटी क्यू का मतलब होता है एक इस टाइप की क्यू जिसमें हमारा क्या होता है, ईच एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट है उसके साथ एक प्रायोरिटी असाइन होती है। मतलब कि अभी तक हम इंसर्ट कैसे कर रहे थे, इंसर्शन या डिलीशन कैसे कर रहे थे, जो पहले आएगा उसको पहले हमारी वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब जो पहले आएगा वो पहले लाइन में लगेगा। लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट है जहाँ हम हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी अटैच करते हैं, यानी एक नंबर अटैच करते हैं, और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्व करेंगे। ये वैसे ही है जैसे सपोज़ आप किसी को मिलने जाते हैं ऑफिस में, ठीक, ये नॉर्मली हर ही जगह होता है, बट सपोज़ अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आप एक क्यू में खड़े हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हाई क्या कह सकते हैं, हाई प्रेस्टीज का है, ठीक, तो उस पर्सन को सर्व करने के लिए तब तो लाइन नहीं लगती ना, उस पर्सन को तो हमको साइड से बाईपास करके होता है ना। चाहे आप हॉस्पिटल में जाओ, बैंक्स में जाओ, कोई बड़ा क्लाइंट है तो उसको आप पहले नंबर दे दोगे, वो लाइन में नहीं लगेगा। अगर आपका कोई पॉलिटिशियन है तो वो प्रायोरिटी, वो लाइन में कभी लगेगा ही नहीं, उसे क्यू से मतलब ही नहीं है, ठीक। तो वैसे ही कुछ ये केस है कि हम क्या कह रहे हैं, हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी वैल्यू अटैच कर दे रहे हैं, ठीक, और वो एलिमेंट उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे ही सर्व होगा। मींस जिसकी जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी वो उतने पहले सर्व। जैसे नॉर्मली देखा जाए तो हमारी कंट्री में क्या होता है, नेताओं को मंदिर से जाओ, हॉस्पिटल जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ आप, इवन आप किसी मार्केट में हैं, कहीं भी हैं, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल ही जाती है, ठीक है। हाँ, वहीं जो बहुत कॉमन लोग हैं, गरीब लोग हैं या नॉर्मल लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछता, वो अपनी लाइन पे खड़े रहते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक। अब जो हमारी प्रायोरिटी क्यू थी और नॉर्मल क्यू है, वही डिफरेंस को जो भी मैंने कहा उसी को मैंने लिख दिया है यहाँ, कि क्यू में हमारा क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा, यानी सबसे पहले उसको काम हो जाना है। लेकिन प्रायोरिटी में क्या है, हम क्या कह रहे हैं, हम किसी एलिमेंट को सर्व कर रहे हैं किसके बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेस पे। जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले बाईपास हो जाता है। जैसे जब हम ट्रैफिक में होते हैं और अगर कोई एम्बुलेंस पास हो रही है तो फिर हम ये नहीं देखते ना, हर कोई रुक के साइड होके उसको साइड से पास होने की कोशिश करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रायोरिटी क्यू। अब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं क्यू से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, क्यू से रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट में कहाँ कितना समझ आ रहा है और कितना सही है और कितना गलत है, ठीक। गिव मी अ सेकंड। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा, शायद सॉल्व भी कर लिया होगा। और BFS, हाँ, ऑन अ ग्राफ इज द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। कल हमने एक क्वेश्चन किया था स्टैक में, जिसमें हमने देखा था दो चीज़ें, कि जिन्हें दीजिए में लिखा था BFS और नेक्स्ट थिंग वाज DFS, ठीक। BS को हमने कहा था, BFS को कहा था ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, और DFS को कहा था डेप्थ फर्स्ट, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बोल देती हूँ कि BFS का मतलब होता है जैसे, और ये सारी दोनों एल्गोरिथम हमारी ग्राफ में अप्लाई होती हैं। अरे एक ग्राफ है, कोई सा भी आप बना लीजिए, रैंडम ग्राफ,
ठीक, ये घर है सपोज, ये सारे घर हैं, कैसे बना लीजिए, उसमें ऑप्शन नहीं है, समझने की बात है बस। ठीक, ये घर है और इन घरों को ये कोई एक पर्सन है, ठीक, और आपको अपनी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की मिठाई बांटनी है। ठीक, तो बीएफएस में हम क्या करते हैं, जो इस सबसे आस पास के हैं उनके यहाँ पहले चले जाओ, उसके बाद जो दूसरी जगह फिर इसके आस पास के जो हैं उनकी जगह जाओ, या मैं कलर दूसरा ले लूँ अगर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेसेस पे जाओ जो उससे थर्ड डिस्टेंस पे हैं, फिर नेक्स्ट प्लेस पे जाओ एंड देन लास्ट पे। ठीक, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप घर से निकले हैं और फिर क्या कर रहे हैं, अपने आसपास वाली वैल्यू को पहले मिठाई सर्व करके आ जा रहे हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, उसके बाद आप उसके नेक्स्ट वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन सो ऑन, मतलब आप फॉरवर्ड करते जा रहे हैं एक सीक्वेंस में। इसको बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट, मतलब चौड़ाई में फैलाते जा रहे हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डीएफएस। डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट। ठीक, अब डेप्थ में एक्चुअली क्या होता है कि जो सबसे डेप्थ का एलिमेंट होगा, यानी अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले सपोज हमने कहा हम यहाँ से चली गली में गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ से वापस आते हुए यहाँ वापस आ गए। ठीक, तो ये हो गई डेप्थ फर्स्ट। तो हमने क्या देखा था, जो डीएफएस है, डीएफएस में हमारा हमेशा यूज़ होता है स्टैक, लेकिन जो बीएफएस है उसमें हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है क्यू। क्यों? क्योंकि हम अपने आस पड़ोस वालों को लाइन में लगा रहे हैं, फिर उनको मिठाई देते हुए चलते जा रहे हैं। वहीं हमारा उसमें क्या हो रहा था, डीएफएस में सबसे लास्ट वाले को, मतलब अपनी एक लाइन से होते हुए लास्ट में घूम फिर के फिर वापस, तो वो क्या हो रहा था डीएफएस। तो डीएफएस में हमारा यूज़ होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, वहीं हमारा इसमें यूज़ होता है क्या, क्यू डेटा स्ट्रक्चर बीएफएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्यू कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, दैट इज FIFO, दैट इज फर्स्ट आउट, या कहीं पे FCFS भी लिखा होगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो दोनों में से कोई भी आंसर सही है जो क्वेश्चन में लिखा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर क्यू इज कॉल्ड एज, सर्कुलर क्यू को, अब इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने क्या कहा, ये एक रिंग की तरह होता है ना, सर्कुलर क्यू कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, एक रिंग की तरह हमारे पास ऑप्शन होता है, हमने इस तरीके से एलिमेंट अरेंज करे होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, इसलिए सर्कुलर क्यू को हम क्या बोलते हैं, रिंग बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये कह रहा है कि इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड इफ द एलिमेंट आर प्लेस्ड in element A, B, C, D are placed in a queue and then deleted once at a time। मतलब ये कह रहा है कि A, B, C और D को हमको क्यू में इंसर्ट करना है और उनको डिलीट भी कर रहे हैं, तो क्या ऑर्डर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये मेरी क्यू है, तो सबसे पहले क्या आएगा A, फिर जैसे ही B आया, ठीक है, तो ये A हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा B, फिर जैसे ही C आया, यहाँ मैं ऐसे बनाते जा रही हूँ, यहाँ हमारा C ऐड हो जाएगा, और लास्ट में हमारा हो जाएगा, ऐसे लगेगा कुछ, हमारा लास्ट में D आया, देन B एंड देन A। तो ऑब्वियस बात है, जब सबसे पहले A एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तो सबसे पहले डिलीट भी यही होगा, इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, B, C, D। ठीक है, इसमें ऑर्डर चेंज करने की टेंशन ही नहीं है। हाँ, अगर ये हमारा स्टैक होता, यहीं पे अगर हमने यहाँ क्यू की जगह स्टैक लिखा होता, तो देन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, फिर हमारा उल्टे ऑर्डर में जाता, यानी सबसे पहले D सर्व होता, फिर C, देन B एंड देन एट लास्ट A एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, विच एलिमेंट नॉट इन मिडिल बट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ द एंड। अब देखो क्यू में हमारा ऐसा होता ही नहीं है, क्यू हमारा क्या है, क्यू में हमने साफ साफ कहा था, जब हम क्यू डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे कोई भी वैल्यू है तो हमारा फ्रंट एंड से इंसर्शन होगा या एन क्यू होगा, रियर एंड से डिलीशन होगा। ठीक, अब क्या ये क्या कह रहा है, तो इसलिए क्यू वाला ऑप्शन तो पहले ही रूल आउट हो गया। ठीक, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में एक डिफरेंट अप्रोच भी फॉलो करनी होती है कि आपको चीज़ें जो गलत है, जिसके लिए आप 100%, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन सही है,
तो आपको उल्टी अप्रोच फॉलो करनी होती है कि कौन सा आंसर गलत है, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने की। जैसे इसी में हमने कहा क्यू तो हो ही नहीं सकता, क्यों हम कह रहे हैं कि फ्रंट एंड से डिलीशन होगा, रेयर एंड से इंसर्शन होगा, यानी ये एन ये डी क्यू, तो ये ख़त्म हो गया। डेक जो है या डी क्यू जो है, इसका सिंपल मीनिंग होता है क्या, डिलीट करना किसी एलिमेंट को। वो भी हमारा पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि हम दोनों एंड पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसने तो सीधे सीधे कह दिया कि इंसर्ट भी करना है और डिलीट भी करना है। प्रायोरिटी में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में मैंने क्या कहा, हम किसी भी एंड से जब चाहें जिसको प्रोसेस करके, जिसको नई हाईएस्ट प्रायोरिटी देके, जिसको असाइन करना चाहें फर्स्ट वैल्यू, वो हम दे सकते हैं। इसलिए हमारा प्रायोरिटी क्यू भी कैंसिल हो गया। लास्ट हमारा हो गया सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का ऑप्शन हो गया, सर्कुलर क्यू को हम क्या कहते हैं कि हमने क्या कहा, जैसे जैसे जगह फ्री हो रही है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बीच में नहीं कर रहे हैं किसी भी एंड से, मतलब अगर ये मेरा यहाँ पे खाली हो जा रहा है डिलीट होके, तो कोई बात, दूसरा एलिमेंट लास्ट में कोई नया आ रहा है, मैं उसको यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ, इसलिए सर्कुलर क्यू इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल। ये कह रहा है कि अगर हम किसी क्यू को एरे की हेल्प से साइज से यूज़ करते हैं, तो कोई भी हमारी जो क्यू होगी वो फुल कब होगी। ठीक, तो ये देखो इसको भी, ये सब चीज़ें, ये इतने अच्छे सब्जेक्ट हैं कि इसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैंने ये बहुत बड़े साइज़ क्यू बना दी, मैं एक छोटा सा बना लेती हूँ। मैंने कहा बस 4 एलिमेंट है इसमें। ये कह रहा है रेयर इक्वल्स टू फ्रंट। रेयर इक्वल्स टू फ्रंट होने का मतलब है, जो फ्रंट होगा, रेयर इक्वल्स टू फ्रंट होगा जब हमारे पास क्यू में एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, तभी ना रेयर इक्वल्स टू फ्रंट होगा। अब डिलीट होना पहला एलिमेंट, और अगर मुझे नया एलिमेंट ऐड करना है तो 1 के बाद करना है ऐड, तो इसलिए रेयर इक्वल्स टू फ्रंट भी कैंसिल हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। दूसरा ये कह रहा है रेयर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, मतलब वैल्यू जो है रेयर यानी ये हो गया, और मैक्स साइज हो गया, इसी को ले लीजिए। इसमें हमारा साइज कितना होगा, 0 0 1 2 3, ठीक है, यानी इसका साइज है 4, तो 4 माइनस, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अगर हम, ये कह रहा है रेयर इक्वल्स टू मैक्स साइज 1, अगर रेयर का साइज 3 होता है तो तब भी हमारा एक जगह तो खाली है, तो इसलिए हमारी ये भी फुल नहीं है। इसका जो आंसर होता है, द करेक्ट आंसर इज फ्रंट इक्वल्स टू रेयर प्लस 1। इसको कैसे, इसको देखते हैं, मैं एक बार करके देखती हूँ कि सपोज हमने एक सर्कल की तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक, ये कोई लिस्ट थी, इसमें से कुछ एलिमेंट डिलीट हो गए और कुछ ऐड हो गए, मतलब ये 1 2 3 4 5। अब मैंने 2 एलिमेंट किए, ठीक है, सपोज मैंने 4 और फीड करना है, और 8 और 9 को इना है, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3, पहले तो ये ऐसे हो जाएगा, और फ्रंट हो जाएगा हमारा ये वाला, रेयर था हमारा ये वाला। लेकिन जब हम इसको एज ए सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये वाली अगली वैल्यू यहाँ इंसर्ट होगी, यानी अगली वैल्यू जो 8 हमारा इंसर्ट होगा, 8 आएगा कैसे, ये आ गया 1 2 देन 3 देन ये ऐसे हो गया, और हम आ गया 8, फ्रंट था हमारा ये वाला, ठीक ठीक, और ये था हमारा, ठीक, और एक इसके बाद हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, तो हमारा ये तरीके से दिखेगा 1 2 3 8 एंड 9। तो इन दोनों में अगर हम सिंपल सा रिश्ता देखें, फ्रंट रेयर प्लस 1। अब ये मत बोलिएगा कि इस तरफ से, क्योंकि मैंने उल्टे तरीके से क्यू को घुमा दिया है, तो जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा फ्रंट इक्वल्स टू रेयर प्लस, क्योंकि ये दोनों की हो जाएंगे ना, जब कुछ एलिमेंट ऐड हो गए और कुछ डिलीट हो गए, तो ये वाला एलिमेंट डिलीट होना है, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट ऐड होना है यहाँ पे, तो ये सीधे सीधे हमारा हो जाता है फ्रंट इक्वल्स टू रेयर प्लस 1, जब हम फुल होने की कंडीशन। ये कह रहा है कि हमारा जो क्यू सर्वर है, अब क्यू सर्वर इन सर्वर बोलेंगे इसको, स्टिमुलेशन ऑफ हीप शॉट, स्टिमुलेटर ऑफ आर्बिट्ररी लिंक लिस्ट
या लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन। एक्चुअल में क्या होता है, क्यू हमारा तभी हम अप्लाई करते हैं, आपको लाइन पे लगना कब पड़ता है, लाइन पे देखो ये रिकर्शन है, रिकर्शन में हम यूज़ करते हैं स्टैक का, लेकिन आप लाइन पे लगते हैं कब, जब आपके पास एक वो वाली सिचुएशन होती है जहाँ हमको क्या करना है, आपके पास चीज़ें कम है ना, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या आपको लाइन पे लगना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका एडमिशन है, जैसे हम बोल देते हैं कि जो सबसे पहले आएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, क्यों क्यों क्योंकि सीट कम है ना, सीट कम है। या फिर आपको सपोज़ किसी चीज़ में रिबेट मिल रही है, या हमने कहा कि किसी ये बोला जाता है अगर कि सपोज़ ये बोला जाता है कि आपको कुछ भी स्टूडेंट हैं उनके उसमें कुछ स्टूडेंट हैं और ये बोला जाता है कि जो पहले 20% या 40% या जो पहले टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको हम फीस में डिस्काउंट देंगे, तो वो क्या है, मतलब वो यही तो है ना कि हमारे पास चीज़ें लिमिटेड है लेकिन हम कुछ ही लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारा यूज़ होता है क्यू का। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कि सिमुलेशन ऑफ किस चीज़ का, ये जो हमारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो तब हम यूज़ करते हैं किसका, स्टैक सॉरी क्यू का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ क्यू। पहला ऑप्शन है सिंगल एंडेड क्यू, यानी सिंगल एंडेड क्यू, दूसरा है ऑर्डिनरी क्यू, तीसरा है सर्कुलर, चौथा है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की हमने पढ़ा अभी कि प्रायोरिटी क्यू होता क्या है, जब हमको किसी भी एलिमेंट को हम उसके आने या जाने से उसकी प्रायोरिटी तय नहीं करते, बल्कि उसको एक प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं कि किस बेसिस पे, या एक नंबर असाइन कर देते हैं कि किस बेसिस पे हम इसको करेंगे। आपके ये वाला प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से बाहर का है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही, ठीक। सर्कुलर क्यू हमने क्या कहा कि सर्कुलर क्यू कब होती है, जब हमको एक स्पेस को यूटिलाइज करना होता है तो हम उसको जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सर्कुलर क्यू का। क्या ये भी टाइप ऑफ क्यू है। ऑर्डिनरी क्यू वही क्यू जो एक फीफो पॉलिसी को फॉलो कर रही है, वो हमारी क्या होगी, ऑर्डिनरी क्यू। ये कह रहा है सिंगल एंडेड क्यू। सिंगल एंडेड क्यू मतलब कि जो एक ही एंड पे दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर एक ही एंड पे दोनों हो रहे हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, दैट कॉन्सेप्ट स्टैक। और स्टैक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो तो है ही नहीं हमारा क्यू, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन रॉन्ग है दैट इज सिंगल एंडेड क्यू। ये हमारा कोई क्यू का टाइप नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारी गलत आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज, इसको रहने देते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। फीफो क्या हो गया, ठीक। विच फील्ड होल्ड्स द एलिमेंट ऑफ अ स्टैक। ये स्टैक का एक क्वेश्चन कॉपी हो गया। आपको पता है जो वैल्यू है, टॉप जो पॉइंटर है इसमें हमारा वैल्यू ऐड होती है किसकी, ये होल्ड करता है स्टैक के एलिमेंट को, टॉप वाला फील्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एंड पे हम नया एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक। तो अभी हमने कहा था कि कहाँ करते हैं, न्यू नोड कहाँ ऐड करते हैं, फ्रंट पे करते हैं या बैक में करते हैं या मिडिल में करते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताइए कि किसी भी क्यू में हम कहाँ पे न्यू नोड ऐड करेंगे, उस एंड को क्या बोलते हैं। हाँ देखो, फ्रंट एंड से तो हमारी वैल्यू डिलीट होती है, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, सर्व होगा तो उसका काम खत्म हो गया तो वो क्यू से हट जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐड करना है तो हम बैक से नहीं, फ्रंट से नहीं, मिडिल से। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि हम ऐड कहाँ करते हैं, किस पे करते हैं, रेयर एंड, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार होता है ना, आपने कितने गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे, मोस्टली बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा विवेक का यूज़ करना होता है कि क्या है। हाँ, ये कह रहा है ए नल पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड इन अ लिस्ट सिग्नल। अच्छा, ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको रहने देते हैं। पर मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि जो लिंक लिस्ट में
नल पॉइंटर होता है उसका मतलब होता है लास्ट चीज, ठीक है, लास्ट नोड को डिलीट करता है। लिस्ट में एक्चुअली क्या है, लिस्ट में हमारी लिस्ट इस तरीके से पूरे ये बॉक्स बने होंगे, ठीक है। ये बॉक्स में इस वाले पार्ट में हमारी इंफॉर्मेशन और इसमें हमारा लिंक या इसको कुछ बुक्स में एड्रेस लिखा होगा या तो जो लास्ट नोड होती है ना उसके लिंक पॉइंटर में कुछ नहीं होता, मतलब उसके लिंक पॉइंटर में हमारा नल वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि उससे आगे कोई कंपार्टमेंट जुड़ा ही नहीं है। क्योंकि हमने अभी क्या कहा था, थोड़ी पहले हमने क्या कहा था, लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये इस तरीके से जुड़े होती है, कोई चेन होती है, ठीक है। इस वाले में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और इस नोड में एड्रेस होगा इस नोड का, ठीक। लेकिन जब इसके आगे कोई नोड है ही नहीं तो इस वाले में जो पॉइंटर की वैल्यू होती है वो होती है नल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो स्टैक से जुड़ी नहीं है। पहला है फीफो लिस्ट, लीफो लिस्ट, पुश डाउन लिस्ट, पाइल्स। पाइल्स मतलब किसी चीज का ढेर स्टैक करके रखा है, तो ये भी स्टैक का कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है दैट इज पुश डाउन, पुश और पॉप दोनों ऑपरेशन स्टैक से रिलेटेड है। लीफो नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, ये भी हमारा स्टैक से जुड़ा हुआ है। वहीं हमारा जो फीफो कॉन्सेप्ट है, ये फीफो कॉन्सेप्ट हमारा जुड़ा हुआ है क्यू से, दैट इज वाई ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारा स्टैक नहीं क्यू से जुड़ा हुआ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रिट्रीव ऑफ आइटम इन अ स्टैक, तो किसी ऑपरेशन जब हम रिट्रीव करते हैं किसी आइटम को, रिट्रीव करना मतलब इंफॉर्मेशन को निकालना, इंफॉर्मेशन निकालने को हम कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, पॉप। सिंपल सा क्वेश्चन, इसके लिए हमने डिलीट बोला, रिट्रीव बोला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर विल बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इतना ज़्यादा मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई एलिमेंट ऐड करना है रेयर पे तो उसको हम सीधे सीधे बोलते हैं एनक्यू ऑपरेशन। अगर मुझे रिमूव करना है कोई एलिमेंट तो उसको बोलेंगे डेक या डी क्यू ऑपरेशन, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो अभी हमने देखा था कौन सा, दोनों, ये दोनों आंसर सही हैं, लिंक लिस्ट भी और एरे, ठीक। तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है दोनों दिए हो, नीचे लिखा होगा बोथ ए एंड बी, या फिर सिर्फ कोई डेटा स्ट्रक्चर में से एक दे रखा हो, जरूरी नहीं हो यहाँ पे लिखा हो एरे ना लिखा हो, लिंक लिस्ट, स्टैक, टी एंड ग्राफ लिखा है तो आप क्या लिखोगे, लिंक लिस्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास एरे, स्टैक, ट्री और ग्राफ दिया है तो एरे आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों दिए हैं तो ऐसा वैसे होता नहीं है, नॉर्मली ऑप्शन आपको दिया होगा कि बोथ ए एंड बी, ठीक। तो कॉमनली हम यूज़ करते हैं एरे का भी और डेटा स्ट्रक्चर का भी, दोनों की हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यू ऑपरेशन इन अ क्यू इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग एन एरे। अगर हम एरे की हेल्प से एन क्यू मतलब ऐड करना, तो हम ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली सीधे ये बॉक्स है, इसमें वैल्यू ऐड कर, को पता है कौन सी पोजीशन पे जाना है और उसमें इंसर्ट करना है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 1। मोस्टली मैंने जितने भी क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अभी लिए हैं वो ऑर्डर ऑफ 1 के ही लिए हैं, या ऑर्डर ऑफ n के हम क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर का कॉन्सेप्ट है। कभी अगर आफ्टर योर एग्ज़ाम आपको लगेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तब हम डिटेल में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट हैपन व्हेन यू ट्राई टू डिक्यू एन एम्प्टी क्यू। मीन्स अगर आपको कोई क्यू में से खाली है उसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा कि वो कंडीशन कौन सी होती है, अंडर की, ठीक है। अंडर फ्लो की मतलब है ही नहीं कुछ, डिलीट कहाँ से करोगे, तो उसको बोलते हैं अंडर फ्लो की कंडीशन। या फिर कहीं कहीं पे लिखा होगा कि कुछ, या फिर कहीं ये लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सेप्शन, ठीक। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर सही है। अगर अंडर फ्लो लिखा है या एक्शन लिखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कभी डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो आजकल की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे सी के अलावा, उसमें क्या होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उनको हैंडलिंग करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने सपोज ये लिख दिया एक ए,
उसमें डाले 52 एलिमेंट, एक ए उसमें लिखे 52 एलिमेंट, और अब मैं वैल्यू डालूँ ए 53 वे, लेकिन इसका साइज तो आपने कहा 52 है, ठीक, एक्सक्यूज मी, इसका साइज अगर 52 है और मैं 53 एलिमेंट डाल रही हूँ, यानी एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल रही हूँ, तो कंडीशन ओवरफ्लो की हो गई ना। तो कुछ कुछ केसेस में इसको मैसेज आ जाएगा, आपको ओवरफ्लो नहीं आएगा बल्कि मैसेज आएगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब इससे ज़्यादा आपने एलिमेंट ले लिया है, ठीक, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन की सिचुएशन। तो इस केस में जब हम एम्प्टी क्यू से डिलीट कर रहे हैं कुछ, तो या तो हमारी ये सिचुएशन होगी अंडरफ्लो की, या तो हम इसको बोलेंगे कि कोई एक्सेप्शन थ्रो होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन करके हम इसको आज की क्लास को सस्पेंड करते हैं। ये कह रहा है ए प्रायोरिटी क्यू, इन अ प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट्स आर डेक्यूड बेस्ड ऑन, ये कह रहा है अगर कोई प्रायोरिटी क्यू है और मुझे उसमें से कोई एलिमेंट रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो वो कैसे रिमूव होगा, तो वो हमारा किसी रैंडम ऑर्डर में नहीं होता, किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होता, बल्कि जब हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं प्रायोरिटी क्यू में, तो एज अ नेम इम्प्लाइज वो डिलीट होता है किसके बेसिस पे, प्रायोरिटी वैल्यू के बेसिस पे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट होंगे तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, ओके, एंड देन अदरवाइज आई विल लीव द क्लासरूम। कल हम और क्वेश्चन करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट के, स्टैक, कल कोशिश करेंगे कि स्टैक और क्यू के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब ये गौरव ने कुछ लिखा है, मैडम 6 नंबर यूजिंग एरे बोल रहा है, ठीक, मैंने वही कहा ना कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा, या एरे ही दिया होगा या लिंक लिस्ट दिया होगा, ठीक है, या फिर दोनों ऑप्शन दिए होंगे, तो वो चॉइस फिर आपकी है, वो आपको क्वेश्चन वहाँ पे सेलेक्ट करना है, तब हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई एम साइनिंग आउट फॉर टुडे। मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना। ओके, सब स्टूडेंट कनेक्ट रहेंगे। हाँ बोलिए। मैडम, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ मैम, एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पीसी में आया था ना, हाँ बोलिए। वो मैं आपको भेज देता हूँ, वो भी कल करा ठीक है, दीजिएगा। आप मुझे भेज दीजिए, या बच्चों का इवन रिक्वेस्ट स्टूडेंट से भी आ रहा था। क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए अगर उनको लगता है। हाँ, मैं वो क्वेश्चंस आपको हाँ भेज तो रहा वो हूँ, मुझे कल वो भेज करा दीजिए, मैं आपको कल करवा देंगे हम, ठीक है, ओके देन, गुड नाइट।